कटकट गेट में सर्वे नंबर 30 में इनिमी प्रॉपर्टी नहीं है। लाहौरी मल, तो इनका इसमें क्या किरदार है? ये जो पेपरों में आया था वो काफी सारी जगहों के उसमें नाम मेंशन किए गए थे, तो एक्चुअल में ये जगह जो आप बता रहे 5 एकड़ 5 गुंठे, तो वो कहाँ से कहाँ तक? हाई कोर्ट में अगर नहीं गए लोग तो क्या इस पे कार्रवाई होगी? यहाँ भी बुलडोजर जेसीबी जिसने जमीन बेची है, मतलब ज्यादातर उसमें सलीम सहारा साहब जो है उनकी फैमिली इसके नाम आ रहे हैं कि उनके पास से प्रॉपर्टी सेल हुई है। इन लोगों को कोर्ट में लेना चाहिए कि हमने तो इनसे खरीदी थी जमीन। आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे में। जैसा आप सभी जानते हैं, कटकट गेट का जो एक मुद्दा चालू है उसमें काफ़ी सारे बयानात आ रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके पे दिखा रहे हैं कि कटकट गेट का क्या होगा, वहाँ के लोगों पर कार्रवाई होगी या वहाँ के घर टूटेंगे। सभी इसमें अपनी अपनी राय रखते हैं। इसी टॉपिक को सही तरीके से जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है एमएन खाजी साहब, जो एक जाने माने वकील है, एडवोकेट है हमारे औरंगाबाद के, और जो ये मुद्दा है कटकट गेट का, तो उसमें साहब की काफ़ी स्टडी है और बहुत सालों से साहब इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं और जानते हैं इसमें कि क्या हो सकता है और आगे क्या करना चाहिए। तो आइए मिलते हैं एमएन खाजी साहब से और जानते हैं कि कटकट गेट के इशू पे क्या किया जा सकता है। सब आपका स्वागत है महाराष्ट्र स्टूडियो में। सब मेरा सवाल वही है, जो ये कटकट गेट का एक मुद्दा अचानक से गरमाया गया है, जबकि जहाँ तक मेरी नॉलेज है काफ़ी पुराना इशू है, उसमें अभी क्या आया है नया मामला और इस पे जो आम पब्लिक है उसको क्या करना चाहिए? नहीं, ये मामला अभी नया नहीं है, ये बहुत पुराना मामला है। 1970-72 का जो तो पीरियड था जिसमें वेक्यू प्रॉपर्टी के ताल्लुक़ से कुछ कोर्ट प्रोसीडिंग्स चली थी। उसमें जो है सो अगर थोड़ी उसकी हिस्ट्री देखी जाए तो सर्वे नंबर कटकट गेट की जो अभी जो ज़मीन है इसका सर्वे नंबर 30 और इसका एरिया, टोटल एरिया आता है 22 एकड़ 22 गुंठे। अब वो 22 एकड़ 22 गुंठे जो ज़मीन थी उसके जो है तो प्रीवियस ओनर जो है वो उनका नाम है, देखिए मोहम्मद बशीरुद्दीन अंसारी साहब। ये जो है तो उसके ओरिजिनल ओनर थे और उस ज़मीन पर कटकट गेट एरिया के मुतवत्तिन अब्दुल सत्तार साहब जो है वो उनका उस ज़मीन पर टेनेंसी का क्लेम था। तो उस ताल्लुक़ से जो ओरिजिनल ओनर है मोहम्मद बशीरुद्दीन अंसारी और टेनेंट अब्दुल सत्तार साहब, इनके दरमियान कुछ कोर्ट प्रोसीडिंग्स भी 1960 और 70 के वक्फे में जो है तो चली थी। फिर उस पीरियड में उन दोनों के दरमियान एक माहिदा हुआ, कंप्रोमाइज़ हुआ और उस कंप्रोमाइज़ के बुनियाद पे 11 एकड़ 11 गुंठे ज़मीन जो है तो टेनेंट को बाय वे ऑफ सेल डीड, जो ओरिजिनल ओनर थे बशीरुद्दीन अंसारी, उन्होंने जो है तो सेल डीड करके दी और बची हुई 11 एकड़ 11 गुंठे जो ज़मीन थी वो ओरिजिनल ओनर मोहम्मद बशीरुद्दीन अंसारी के मिल्कियत में बाकी रही। उसके बाद ऐसा हुआ कि बशीरुद्दीन अंसारी साहब के इंतकाल के बाद उनके 2 बेटे मोहम्मद नाजिमुद्दीन और मोहम्मद मोहिउद्दीन, तो जो नाजिमुद्दीन अंसारी है ये पाकिस्तान गए ऐसा कुछ कागजात में नज़र आता है, लेकिन एवेक्यू डिपार्टमेंट जो कि इस मामले से रिलेटेड बेसिक एक डिपार्टमेंट है, जो असल मामला पूरा उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, उस डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड के हिसाब से ये कहीं भी नज़र नहीं आता कि वो कब पाकिस्तान गए या सही भी गए या नहीं गए। बहरहाल कुछ कोर्ट के प्रोसीडिंग्स में इस तरह के पॉइंट्स नज़र आते हैं कि मोहम्मद नाजिमुद्दीन अंसारी जो है तो ये पाकिस्तान गए और उनका दूसरा जो बेटा मोहम्मद मोहिउद्दीन अंसारी है ये जो है तो बिदर का मुतवत्तिन था। तो जो जाहिर है कि जो यहाँ इंडिया में था उसका तो उसका जो भी शेयर होगा वो प्रॉपर्टी में, वो तो इवेक्यू या इनिमी प्रॉपर्टी नहीं होगा। तो उस 11 एकड़ 11 गुंठे बची हुई ज़मीन में भी फिर 2 हिस्से होंगे। एक 5 एकड़ 5 गुंठे का हिस्सा जो अहमद मोहिउद्दीन जो बिदर में थे उनका, और 5 एकड़ 5 गुंठे का जो एरिया है वो था मोहम्मद नाजिमुद्दीन अंसारी का। ऐसा ये डिविजनल कमिश्नर औरंगाबाद ने 23/12/1982 में जो ऑर्डर पास किया था, वो ऑर्डर का अगर मुशाहिदा किया जाए
तो उससे ये क्लियर होता है कि एक बेटा जो पाकिस्तान गया था उसका शेयर इन्हीं में प्रॉपर्टी रहेगा, और दूसरा जो यहाँ था वो प्रॉपर्टी यहाँ के मुतवत्तिन है, इसलिए वो मूल मालक की रहेगी। तो उस हिसाब से 5 एकड़ 5 गुंठे तो जो बेटा उनका बिदर में जो रहता था आपके अहमद मोहिउद्दीन अंसारी, वो उसे हासिल हुआ, उसके पूरे राइट्स उसको जाते हैं, और बचे हुए 5 एकड़ 5 गुंठे के राइट जो है तो जो पाकिस्तानी नेशनल था वो उस नेशनल था उसका शेयर था। इस वजह से उसको इनिमी प्रॉपर्टी कंसिडर करके गवर्नमेंट ने 1982 में या 70 से 82 के पीरियड में अपने कब्ज़े में ली थी, और बची हुई ज़मीन एक बेटे को रिलीज़ कर दी गई। अब जो पाकिस्तान गया हुआ फर्जंद है मोहम्मद नाजिमुद्दीन अंसारी, तो इसके हिस्से की 5 एकड़ 5 गुंठे ज़मीन का जीपीए खुर्शीद अली नाम के शख्स ने हासिल किया, और उस आधार पर उसने क्लेम किया कि भाई ये 5 एकड़ भी मेरे को जो है तो रिलीज़ की जाए। लेकिन वो रिलीज़ नहीं हुई, और वो जो है तो वापस नाजिमुद्दीन अंसारी का शेयर कंसिडर करते हुए डिविज़नल कमिश्नर ने 23/12/1982 को ऑर्डर पास करते हुए वो एनिमी प्रॉपर्टी है ऐसा हेल्ड किया हो। अब उसके बाद उसमें एक और नया मुद्दा ऐसा आया हुआ है जो लोगों को अभी उतना मालूमात उसके ताल्लुक से नहीं है। वो बची हुई 5 एकड़ 5 गुंठे जो है उस ज़मीन को इवेक्यू डिपार्टमेंट जो है उसने लाहौरी मल जेठानंद नाम के शख्स के नामी शख्स को रिलीज़ कर दी। तो इसलिए आज की डेट में कटकट गेट में सर्वे नंबर 30 में इनिमी प्रॉपर्टी नहीं है। अच्छा, ये मतलब ये एनिमी प्रॉपर्टी नहीं कहलाई जाएगी जो रिलीज होगी। जी वो रिलीज हो चुकी है। और शख्स बता रहे लाहौरी मल, तो इनका इसमें क्या किरदार है? ये इस शख्स ने उसके बाद जो है तो कुछ लोगों को जीपीए दिया था, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी उसने एग्जीक्यूट करके दिया, किसी से कुछ और एग्रीमेंट्स किए, और वो एग्रीमेंट्स और उस जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के बिना पर उसकी जानिब से कुछ लोगों ने ये ज़मीन प्लॉटिंग करके लोगों को फ़रोख्त की, जिस पे आज लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो लोगों को जो है तो बेशक उस पर मालिकाना हासिल है, सिर्फ गलत कार्रवाई जो है ना कलेक्टर ऑफिस की जानिब से और सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से जो भी ख़तो किताबत हुई, जो भी उनके ये हुए हैं मामलात, तो उसकी बिना पे एक गलत कार्रवाई वहाँ इनिशिएट हुई है। और ये लोग अगर हाई कोर्ट जाते हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट अगर जाते हैं, तो डेफिनेटली उनको उससे इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। मतलब आपको लगता है इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिस पे बेशक वो लोगों को कोई इंशाल्लाह नुकसान नहीं होगा। और पिछले 2-3 दिनों से मैं देख रहा हूँ कि वे लोग जो है तो वीडियो क्लिप्स आ रही हैं लोगों की, अपने अपने तौर पे बयानात दे रहे, तो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तौर पे वो लोग जो है तो बयानबाजी कर रहे। मैं ये चाहूँगा कि उन्होंने इस तरीके से बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। सही मालूमात हासिल करने के बाद ही सही बयानात दिए जाएँ, क्यों तो उन लोगों की जानिब से जो गलत बयानी से काम लिया जा रहा है, उससे आम लोग जो है तो जिन्हें क़ानून का पूरा नॉलेज नहीं है, जो आम लोग हैं, तो वो बेचारे जो है तो परेशान हो रहे। बहुत सारे लोग मेरे पास भी कहीं लोग आकर पूछ कर गए, तो मैंने उनको यही कहा कि भाई इसमें कोई परेशानी की बात नहीं, आपको कुछ होने वाला नहीं। और थोड़ी देर के लिए ऐसा मान भी लिया जाए कि ये 5 एकड़ 5 गुंठे इवेक्यू प्रॉपर्टी थी, और वो जो है तो इलीगल तरीके से अगर लोगों ने ट्रांजैक्शन करके दिया और लोग वहाँ अगर आज बैठे भी है, तो उसी एक्ट के तहत वो प्रॉपर्टी उनको इजीली लीज पे भी मिल जाएगी। यानी उनको वहाँ से डिस्पोजेस करने की ऐसी कोई बात है नहीं, और इंशाल्लाह कोई डिस्पोजेस उनको करेगा भी नहीं। सर, ये जो प्रॉपर्टी है ये कहाँ से कहाँ तक है? मतलब जो ये विवादित ज़मीन है वो कितनी है? और जैसा कि 2 दिन पहले जो पेपरों में आया था वो काफ़ी सारी जगहों के उसमें नाम मेंशन किए गए थे, तो एक्चुअल में ये जगह जो आप बता रहे 5 एकड़ 5 गुंठे, तो वो कहाँ से कहाँ तक? अभी देखिए, कटकट गेट क्रॉस करके हम जब सहारा होटल के सामने से ऊपर चढ़ते हैं, खाली टावर वगैरह के पास से, तो सर्वे नंबर 30 की प्रॉपर्टी, यानी इवन आपके सहारा होटल जो है वो भी सर्वे नंबर 30 ही का पार्ट है। वहाँ से सर्वे नंबर 30 जो है तो चालू होती है, और वो जाता है आपके के वाटर सप्लाई या आज जो पेट्रोल पंप है वहाँ तक वो प्रॉपर्टी
सर्वे नंबर 30 की वाक़ है। अब उसमें दो हिस्से, एक जो है तो टेनेंट का और एक हिस्सा जो है तो मालक का। तो मालक का जो हिस्सा था वो आपके हमजा मस्जिद जो है, हमजा मस्जिद से आगे मालक का हिस्सा है, हमजा मस्जिद से पहले जो है तो वो सर्वे नंबर 30/1 यानी जो टेनेंट को बाय वे ऑफ सेल्डिट हासिल हुई थी 11 एकड़ 11 गुंठे, वो हिस्सा इधर है। और हमजा मस्जिद से आगे का हिस्सा जो है वो है जो ओनर था, ओनर का हिस्सा है वो। तो ये उसकी तफसील है एक्चुअल। अच्छा सर, जो ये ऑर्डर आया है इस पे हाई कोर्ट में अगर नहीं गए लोग तो क्या इस पे कार्रवाई होगी? यहाँ भी बुलडोजर जैसी भी चल सकता? नहीं, ये सब गलत बयानी है, ऐसी कोई कार्रवाई होंगी नहीं। इवन सेंट्रल गवर्नमेंट से जो लेटर्स कलेक्टर को इशू हुए हैं, कलेक्टर्स को जो लेटर्स मिले हैं तो वो पढ़ने में आया है, मैं भी पढ़ा हूँ वो। तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस है कि जो लोग वहाँ काबिज़ है उनको डिस्पोजेज ना करते हुए उस ज़मीन को उनके नाम से लीज पे जो है तो रेगुलराइज किया जाए, और उनसे जो भी उसका रेडी रेकनर के हिसाब से जो भी क़ानूनी तौर पर समझो अमाउंट होगा वो अमाउंट उनसे भर के लिया जाए। ऐसे डायरेक्शन भी है। तो लोगों में मैं ये समझता हूँ कि लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सर जैसे मैं कल भी एक इंटरव्यू किया था, उसमें ये आया था कि जिसने ज़मीन बेची है, मतलब ज़्यादातर उसमें सलीम सहारा साहब जो है उनकी फैमिली इसके नाम आ रहे हैं कि उनके पास से प्रॉपर्टी सेल हुई है। तो जो लोग ने ख़रीदे है इस प्रॉपर्टी को, तो वो लोग ने क्या इनको ब्लेम करना चाहिए या इन लोगों को कोर्ट में लेना चाहिए कि हमने तो इनसे ख़रीदी थी ज़मीन? नहीं, गलत बात है ये। सलीम सहारा के वालिद और उनके जो दादा हैं वो लोगों ने सिर्फ मेरे हिसाब से सर्वे नंबर 30/1 का जो पार्ट उनको बाय वे ऑफ रजिस्टर्ड सेल डीड आया था उसी में उन्होंने ट्रांजैक्शन किया हुआ है। इन्हीं में प्रॉपर्टी का जो ट्रांजैक्शन है वो लाहौरीमल जेठानंद के ज़रिए से, लाहौरीमल ने जिसको भी जीपीए दिया है उसके ज़रिए से जो वो ट्रांजैक्शन हुआ, उसमें ये लोगों का मेरे मालूमात के हिसाब से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है उससे। हाँ, लाहौरीमल अगर गलत शख्स है, अगर थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लिया जाए कि इवेक्यू डिपार्टमेंट ने लाहौरीमल को वो 5 एकड़ 5 गुंठे ज़मीन रिलीज़ नहीं की, तो फिर गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट ने देखना चाहिए कि ये लाहौरीमल है कौन। क्यों तो कलेक्टर के सुपरविजन में, कलेक्टर जो है ये हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट है, रेवेन्यू रिकॉर्ड जो भी है वो कलेक्टर के सुपरविजन में मेंटेन किया जाता है, कलेक्टर हो आपके तहसीलदार हो, और उन्हीं के रिकॉर्ड में लाहौरीमल का जो है तो फेयर नंबर म्यूटेशन एंट्री नंबर 650 के तहत नाम आया हुआ है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने लाहौरीमल की एंट्री ली और वो एंट्री के आधार पर ही आगे के फर्दर ट्रांजेक्शन हुए हैं। तो फिर जब उसकी एंट्री थी तो रजिस्ट्रार ने जब डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड किए तो रजिस्ट्रार की ड्यूटी है ना, उसने देखना चाहिए। उसने तो डेफिनेटली उसने जो है तो सर्वे नंबर 30 का 7/12 देखा होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए होंगे, और उसी के बाद उसने फिर वो ट्रांजैक्शन जो भी उसके पास आए हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स आए उसे उसने रजिस्टर्ड किया। तो ये लोगों का जो नाम है ये मुझे ऐसा लगता है कि विलेज पॉलिटिक्स है बस। जो आप बताए हैं कि ये रिलीज पे ये लोगों को दिए जाए, गवर्नमेंट का ऑर्डर में ये मेंशन है, तो ये लोग ने प्रॉपर्टी खरीद कर अब खुद की प्रॉपर्टी पे एक मतलब रिलीज मतलब ये किराएदार हो जाएंगे सर, ऐसा होगा? गवर्नमेंट के बहुत से प्रॉपर्टीज़ है। जैसा आप थोड़ी देर के लिए सिड़कों का एरिया देखा जाए, सिड़कों में तो आज बड़े बड़े बंगलो हैं, तो सिड़कों की प्रॉपर्टी भी लीज पे होती है। हालांकि लोग तो इस पर मार्केट वैल्यू अच्छी खासी रकम अदा करके सिड़कों से वो प्लॉट्स या वो घर जो वगैरह जो है वो ख़रीदते, लेकिन वो जो है तो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए लीज रहती, तो ये भी लीज रहेगी, इससे कोई। और बाय वे ऑफ लीज कभी भी राइट एक्वायर होता। अगर मैं थोड़ी मान लिया जाए कि भाई मैं कोई प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ लीज डीड ले रहा हूँ तो वो लीज के ज़रिए से मुझे राइट एक्वायर होते। ऐसा नहीं है कि भाई लीज है इसलिए मैं सिर्फ किराएदार हो गया, वो लीज के आधार पे मुझे जो है तो राइट क्रिएट होता मेरा भी। तो वैसा ही अगर यहाँ पर भी गवर्नमेंट अगर लीज देती है और लोग अगर लीज पे लेते हैं तो इंशाल्लाह वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और वो तो खैर दूसरी बात है। पहला तो मामला ये है कि भाई लाहौरीमल ने वो प्रॉपर्टी लोगों को सेल डीड के ज़रिए से फ़रोख्त किया, और लाहौरीमल का नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में म्यूटेशन एंट्री नंबर 650 के तहत आज भी मौजूद है। सर इतने सारे मुद्दों में इस जितने भी आप नाम लिए, तो इतने सारे में अगर देखा जाए कि लोगों जो प्रॉपर्टी बेचे, तो कोई बता सकते हैं कि इसमें से फ्रॉड कौन है या किसी ने धोखा किया, ऐसा कुछ है ये नामों में? नहीं, ये धोखा तो नहीं बोल सकते। अब लाहौरीमल का मामला जो है
उससे रिलेटेड अगर आप डॉक्यूमेंट्स कुछ और मिलते हैं, जैसा फिर ना म्यूटेशन एंट्री नंबर 650 की कॉपी अगर मिलती है, रिकॉर्ड रूम में भी ट्राई किया हुआ है लेकिन वो अभी मिली नहीं उसकी कॉपी, अगर वो मिलती है तो उसमें स्पेसिफिक कोई ना कोई एक ऑर्डर नंबर होगा जिसके तहत, तो रेवेन्यू अथॉरिटी अगर कोई फेर लेती है तो पर्टिकुलर कोई एक डॉक्यूमेंट के आधार पर या फिर कोई एक लेटर के आधार पर, तो वो डेफिनेटली कोई ना कोई ऑर्डर के तहत ही लाहौर हिमल का नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में आया हुआ है। और इसमें अगर कुछ लोग आपसे कांटेक्ट करना चाहेंगे तो क्या आप उनको वक्त देंगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल, कोई मसला नहीं। अगर लोग आते हैं तो जो भी मुनासिब राय होगी, जो भी मुनासिब खिदमत होगी, मैं इंशाल्लाह उनके लिए करूँगा। और मेरा इसमें एक बोलना ये भी है कि कारपोरेशन ने कटकट गेट से पुलिस मेस एक 100 फीट का डीपी रोड डाला हुआ है, तो वो डीपी रोड में भी तो कुछ प्रॉपर्टी का सर्वे नंबर 30 की कुछ प्रॉपर्टी का हिस्सा गया हुआ है, तो वो भी तो कलेक्टर की जिम्मेदारी थी, उसने देखना चाहिए था कि भाई इवेक्यू प्रॉपर्टी का पार्ट तो रोड में गया नहीं, वो भी उसने चेक करना चाहिए था। उन्होंने इस तरह की कोई इंक्वायरी नहीं की है और ब्लाइंडली जो है तो कुछ पीआर कार्ड नंबर डालकर जो है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है तो मालूमात भेज दी, और उस आधार पर फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्होंने जो मालूमात दी, जो नंबर्स इन्होंने प्रोवाइड किए, बस वही नंबर को सेंट्रल गवर्नमेंट के लेटर में लिखाया है कि भाई ये नंबर है, इसी के तहत ये पीआर कार्ड में जो है तो इवेक्यू प्रॉपर्टी की नोंद ले ली जाए और जो लोगों के नाम है वो बंद कर दिए जाए, और इस हिसाब से अंधे तरीके से कार्रवाई हो। मतलब ये सभी काम में कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा किए हुए ज़्यादा है, यानी पूरी मालूमात ना होने की वजह से। एक्चुअल का ऐसा है कि ये मामला पुराना है, तो उस वक्त के जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे वो आज अवेलेबल नहीं है, जो स्टाफ है वो नया है। मेरी भी कहीं सिटी सर्वे में भी और तहसील में भी मेरी कई लोगों से बात हुई, वहाँ के स्टाफ से बात हुई, तो वो लोग खुद कंफ्यूज है, वो लोगों को भी परेशान है कि भाई ये किसका पार्ट इवेक्यू प्रॉपर्टी में आएगा और किसका नहीं आएगा। तो मैंने भी कुछ बातें उनको बताई थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जो है तो कुछ गलत नंबर्स, जो आज जो नंबर्स आए हैं तो ये पूरे नंबर गलत है। ये लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, इनका तो मैंने मेरे हिसाब से 100% इनकी प्रॉपर्टी इवेक्यू में नहीं आती, ये मेरा बोलना है। जो भी ये पीआर कार्ड रद्द हुए बता रहे, सब गलत है, सब गलत है। इंशाल्लाह अगर ये लोग हाई कोर्ट जाते हैं, क्यों तो अब ये जो एक्ट है, ये एक्ट के हिसाब से जो है तो अब सिविल कोर्ट को तो जुरिस्डिक्शन नहीं है, हाई कोर्ट में जाना ही पड़ेगा। हाई कोर्ट अगर जाते हैं तो इंशाल्लाह इनको रिलीफ मिलेगी, क्यों तो सिटी सर्वे ऑफिस ने कलेक्टर के प्रेशर की वजह से डायरेक्टली जो है तो पीआर कार्ड में लोगों के नाम जो है तो बंद किए, जबकि उसका एक प्रोसीजर है कि भाई अगर मेरा नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में गलती से भी अगर आया होगा तब भी मुझे हियरिंग के लिए बुलाना चाहिए, मुझे बोलने के लिए अपॉर्चुनिटी देना चाहिए और उसके बाद आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। ये MLRC कोड बोलता है, जिसके तहत रेवेन्यू डिपार्टमेंट और लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट कार्रवाई करता। लेकिन इस मैटर में कलेक्टर ने भी और आपके लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट ने भी किसी भी शख्स को कोई नोटिस नहीं दी और बिल्कुल मनमानी तरीके से बस उन्होंने जो है तो लोगों का नाम बंद किया, जिसकी वजह से आज लोग परेशान हैं। बहुत शुक्रिया साहब हमको वक्त देने के लिए। तो आप देख रहे थे एमएन खाजी साहब को, जिन्होंने काफ़ी तफसील से हमें बताया है कि इस प्रॉपर्टी की क्या हिस्ट्री है और उसमें क्या करना चाहिए। ऐसे ही और मुद्दे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं शहाब यासीन, महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे, औरंगाबाद।